बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट एग्जांपल है 15.7। डिस्कस द रिजेम्बलेंस ऑफ स्टेचर ऑफ पेरेंट्स एंड ऑफ स्प्रिंग फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब यहाँ पे पेरेंट्स की हाइट्स दी हुई हैं और साथ में उनकी ऑफ स्प्रिंग्स हैं उनके बच्चों की हाइट्स और पेरेंट्स की हाइट्स का आपस में जो है वो एसोसिएशन हमने चेक करनी है कि क्या वो इंडिपेंडेंट हैं या एसोसिएटेड हैं। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर क्या करना है, ये ऑफ स्प्रिंग्स हैं और ये पेरेंट्स हैं। जो वेरी टॉल पेरेंट्स हैं उनके ऑफ स्प्रिंग वेरी टॉल 20 हैं, ठीक है, और टॉल 14 है, मीडियम 3 हैं, शॉर्ट 3 हैं। इसी तरह जो टॉल पेरेंट्स हैं उनके ऑफ स्प्रिंग्स वेरी टॉल 30 हैं, टॉल 125 हैं, मीडियम 140 एंड शॉर्ट 37। इसी तरह ये सारा डाटा दिया हुआ, जिन पेरेंट्स की हाइट मीडियम है उनके जो ऑफ स्प्रिंग हैं वेरी टॉल जो हैं वो 20 हैं, टॉल 85 हैं, मीडियम 165 और शॉर्ट 68 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह शॉर्ट दिया हुआ है। अब नेक्स्ट देखें कि आपने सबसे पहले एज नोड और H1 लगाना है। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट है ये पूरा, तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को स्टेट करना है आपने। तो क्या आ जाएगा, यही आपने जो लाइन आपको दी गई है ऊपर डिस्कस करने के लिए वही आपने लिख लेनी है। ठीक है, द स्टेचर ऑफ पेरेंट्स इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेचर ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है, या स्टेचर ऑफ स्प्रिंग्स इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेचर ऑफ पेरेंट्स, एक ही बात है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपने H नोड और H1 स्टेट करने हैं। स्टेचर ऑफ offsprings is independent ठीक है, कि पेरेंट्स की हाइट से ऑफ स्प्रिंग्स की हाइट्स इंडिपेंडेंट हैं। H1 में क्या आ जाएगा, इसका ऑपोजिट आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा लिख के आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, नॉट इंडिपेंडेंट या एसोसिएटेड एक ही बात है। नेक्स्ट क्या आता है, H नोड और H1 के बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आता है और वो अल्फ़ा आपने ले लेना है 0.05। नेक्स्ट टेस्ट स्टेटिस्टिक इसमें कौन सा लगेगा, काई स्क्वायर लगेगा। काई स्क्वायर किसके इक्वल है वो आपने फॉर्मूला लिखना है, डबल समेशन, इधर आई का है और इधर जे का है। ठीक है, ये आर तक है, ये सी तक है। नेक्स्ट डबल समेशन ओ वाई जे माइनस ई आई जे होल स्क्वायर ओवर ई आई जे। ठीक है, ये लिख दिया। नेक्स्ट क्या होता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसकी P इज़ इक्वल टू R-1 और C-1 है। ठीक है, तो जितनी रोज़ हैं और जितने कॉलम्स हैं, 4 ही रोज़ हैं और 4 ही कॉलम्स हैं फ़िलहाल। ठीक है, अभी इसमें कोई चेंज नहीं आया, अभी इसमें चेंज आएगा इसलिए हम अभी इसको जो है वो नहीं लिख रहे, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। नेक्स्ट है क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू क्या आएगी, क्रिटिकल वैल्यू क्या होगी, काई स्क्वायर V1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, हमेशा यही रहेगी। तो काई स्क्वायर V का भी हमें नहीं पता, 1 माइनस अल्फ़ा आ जाएगा 0.95 और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्रिटिकल रीजन क्या होता है, क्रिटिकल रीजन होता है काई स्क्वायर ग्रेटर देन, जो वैल्यू आप यहाँ टेबल में देखते हैं वो यहाँ पे लगाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, डिसीजन रूल। तो डिसीजन रूल क्या होगा, रिजेक्ट H नॉट इफ़
काई स्क्वायर ग्रेटर देन वैल्यू आ जाएगी, अदरवाइज डू नॉट रिजेक्ट इज नॉट। नेक्स्ट क्या आता है, ऑब्जर्व वैल्यू आ जाती है। ठीक है, कैलकुलेशंस आ जाएंगी अब यहाँ पे। अब हमने कैलकुलेशंस करनी है। अब देखें कि ये टेबल मैंने लिखा हुआ है, ये इसके टोटल्स हैं। कॉलम टोटल भी आपने ले लिए और इधर से आपने रो टोटल भी ले लिए और ग्रैंड टोटल इसका आ गया 1000। अब आपने क्या करना है कि ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, वो आप यहीं पर कर लें, बजाय इसके बार बार टेबल वैल्यूज़ लिखने के और टेबल बनाने के, तो टाइम वेस्ट होता है। आपने क्या करना होता है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करनी है, इधर से आप कॉलम का टोटल लेते हैं। अगर आपने 20 की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो आज जिस कॉलम में 20 है और जिस रो में 20 है उनका टोटल आपने लेना और मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है ग्रैंड टोटल पर, यानी 1000 पर। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे मैं लूँगी, 72 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाय 1000, ये करके जो वैल्यू आती है वो मैं यहाँ पर लिखूँगी। 20 के लिए आ रही है 2.88। ठीक है, इसी तरह आपने सबकी लिखनी है। 14 के लिए कैसे होगा, 40 मल्टीप्लाई 236 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आ जाएगी 9.44। 3 के लिए 40 मल्टीप्लाई 433 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आ जाएगी 17.32। नेक्स्ट इसी तरह नेक्स्ट 3 के लिए 40 मल्टीप्लाई इधर से 259 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आ जाएगी 10.36। ठीक है, नेक्स्ट 30 के लिए आपने इसी तरह फाइंड करनी है। 332 मल्टीप्लाई 72 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आ जाएगी 23.90। ठीक है, ये डिटेल से मैंने आपको जो फर्स्ट एग्जांपल में ये सारी बातें बताई थी, आपने कैसे कैलकुलेट करनी है, तो ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी सेम लाइंस पे कैलकुलेट करनी है हर नंबर की। नेक्स्ट आ जाएगा 78.35। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा 143.76, फिर आ जाएगा 85.99 एंड सो ऑन। आपने इसी तरह सबकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेनी है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम देखें क्या है, जो कि प्रीवियस एग्जांपल में नहीं था। हमने अजम्पशंस पढ़ी हैं काई स्क्वायर की, ये आपने अच्छे तरीके से याद भी करनी है। ये अजम्पशंस हैं काई स्क्वायर की। इसमें ये कहा गया है कि सबसे पहली शर्त तो ये है काई स्क्वायर टेस्ट लगाने की कि जो सैंपल आपने सेलेक्ट करना है वो बाईवेरिएट हो और रैंडम सैंपल हो। ठीक है, बाईवेरिएट हो और रैंडम सैंपल हो, मल्टीनोमियल पॉपुलेशन से लिया गया हो। नेक्स्ट है सैंपल साइज n इज़ रीजनेबली लार्ज। आपका सैंपल साइज इतना लार्ज होना चाहिए सो दैट फॉर ईच सेल, हर सेल के लिए एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मस्ट बी एटलीस्ट 5, कि आपकी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है कम से कम वो 5 जो है वो ज़रूर हो, 5 से लेस नहीं हो सकती। ठीक है, 5 से लेस होगी तो फिर आप काई स्क्वायर टेस्ट नहीं लगा सकते। इसलिए हर सेल की जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, जो कि आप फाइंड करते हैं मल्टीप्लाई करके टोटल्स को डिवाइड करके ग्रैंड टोटल पे, तो वो फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी लेस देन 5 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम वो 5 ज़रूर हो। तो अब यहाँ पे हमारे पास नंबर देखें, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का वो आ रहा है 2.88। ठीक है, विच इज़ लेस देन 5। तो अब इसका सोल्यूशन ये है कि ये जो 2 कॉलम्स हैं वेरी टॉल और टॉल, क्योंकि इसमें हमारे पास देखें फ्रीक्वेंसी कितनी कम रिपोर्ट हुई है, 3 और 3 जो है वो फ्रीक्वेंसी आ रही है, जिस वजह से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी टोटल कम हुआ और जिसकी वजह से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पे फ़र्क पड़ा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि ये जो फर्स्ट 2 कॉलम्स हैं इनको ऐड कर लेना है। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ को ऐड कर लें, फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड कर लें, वेरी टॉल और टॉल को ऐड कर लें और उनको सिर्फ टॉल कह दें। ठीक है, टॉल उसका नेम दे दें कॉलम का और इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लें।
तो यहाँ से जब आपने ऐड करना है इन दोनों कॉलम्स को, वेरी टॉल प्लस टॉल करना है, तो आपने इनकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ को भी ऐड करना है और एक्सपेक्टेड को एक्सपेक्टेड में ऐड करना है। एक्सपेक्टेड जो है वो 2.88 है और इधर से 23.90 है, इसको इसमें ऐड करना है। और ऑब्जर्व्ड को ऑब्जर्व्ड में करना है, 20 + 30, ठीक है। इधर से ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 50 हो जाएगी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो जो भी इसको टोटल करके आएगी 26 पॉइंट कुछ आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट 125 + 14 और इधर से एक्सपेक्टेड भी आपने ऐड कर लेनी है, ठीक है। इसी तरह ये आपके पास दो कॉलम्स का एक ही कॉलम आ जाएगा जिसकी इधर आ जाएगी ऑब्जर्व्ड और साथ में ब्रैकेट्स में आ जाएगी एक्सपेक्टेड, ठीक है। एक और टेबल बना लें जिसमें जो है वो आप इस तरह से ऐड करके उन दोनों को लिख दें। बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज ऑब्जर्व्ड भी और साथ में जो इनकी एक्सपेक्टेड आएंगी वो एज इट इज़ रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा हम वहाँ पे करेंगे, बाकी को नीचे आपने जो है वो चेंज करना, बाकी सब इसी तरह रहेंगी। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि जब इस तरह से हो जाएगा, ये कॉलम बन जाएगा, तो आप देखें कि आपके पास जो है वो कॉलम्स कम रह गए हैं लेकिन रोज़ पूरी हैं, ठीक है। जब आप वेरी टॉल प्लस टॉल करेंगे तो आपके पास एक ही कॉलम टॉल का बनेगा, तब आपके पास 3 कॉलम्स रह जाएंगे, टॉल, मीडियम, शॉर्ट, ठीक है। तो अब जो आपकी ये R-1 C-1 मैंने तब नहीं कैलकुलेट किया था, इसकी यही वजह थी। अब R जो है वो रोज़ तो आपके पास 4 ही हैं लेकिन कॉलम्स 3 हो जाएंगे जब आप इसको ऐड कर देंगे, तो 6 आ जाएगी आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। यहाँ पर भी आप 6 लगाएंगे। यहाँ पर जब आप वैल्यू देखेंगे टेबल से तो ये 12.59 आएगी 6 के अगेंस्ट। यहाँ पर भी 12.59 लिखेंगे, यहाँ पर भी 12.59 लिखेंगे, ठीक है। तो अब इसको करना कैसे है, बिल्कुल उन्हीं लाइंस पे जैसे आप पहले करते रहे हैं, ठीक है। जैसे लास्ट एग्जांपल में आपने किया, ठीक है। ये देखें इन्होंने एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड को अलग अलग ऐड किए, आप एक ही टेबल बनाएं, उसी में एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड को जैसे मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में करके लिखा हुआ है इसी तरह करके लिखें और ऐड कर दें, ठीक है। ज़्यादा टेबल बना के रिपीट करने की वैल्यूज़ को ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। बस बाकी उसी तरह ही होना है कि पहले आ जाएगा कॉलम ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज़ का, फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ का आ जाएगा, उसके बाद कैलकुलेशन का आ जाएगा कि OIJ - EIJ होल स्क्वायर ओवर EIJ, ठीक है। नेक्स्ट अगर जो है वो आपका हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है, H0 रिजेक्ट हो जाता है, यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है, काई स्क्वायर आ रहा है 233.13 जो कि ग्रेटर है 12.59 से, तो हम रिजेक्ट कर देंगे H0 को और कंक्लूड करेंगे कि स्ट्रेचर ऑफ स्प्रिंग्स जो है वो इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ स्ट्रेचर ऑफ पेरेंट्स, यानी अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो उसमें एसोसिएशन है कि पेरेंट्स की जो हाइट है ऑफ स्प्रिंग्स की हाइट्स उनसे इंडिपेंडेंट नहीं है, उनका आपस में ताल्लुक़ है कि जितने जो है वो टॉल या शॉर्ट पेरेंट्स होंगे वैसे ही उनके बच्चे होंगे, ठीक है। तो फिर आप जो है अगर H0 रिजेक्ट हो जाता है तो फिर पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ मीन स्क्वायर कंटिजेंसी आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, वो ये आ गया है। इससे रेलिवेंट जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन हैं वो आपने सारे करने हैं, ठीक है।